मित्रों नमस्कार, मैं वाईएस बीके फॉर न्यूज़ पावर। मेरा गांव मेरा शहर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो समाजवाद की धरती आजमगढ़ पर कांग्रेस की अभिव्यक्ति। ऐसे शख्सियत श्री चंद्रपाल सिंह यादव, निहायत वरिष्ठ राजनीति के पुरोधा, आजमगढ़ के समाजवाद और कांग्रेसी चरित्र का भूत के पुरोधाओं से ही किसी भी समाज और राजनीति की भविष्य का आकलन किया जा सकता है। भविष्य का आकलन भूत के अनुभवों पर आधारित होता है। आजमगढ़ की राजनीति में कांग्रेसी समाजवाद की चर्चा माननीय चंद्रजीत सिंह यादव की चर्चा किए बगैर अधूरा रह जाएगा, जो कांग्रेसी चरित्र से पूरी ओतप्रोत था। वो पुरोधा जो कांग्रेसी चरित्र के सूरमा उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बहुत ही राइट हैंड हुआ करते थे। फिर भी आजमगढ़ के विकास की कोई भी कड़ी जोड़ नहीं सके। बहुत ही धीमी गति से जो कुछ विकास हुआ वो स्वाभाविक चरित्र था, लेकिन इन पुरोधाओं ने अपना डेवलपमेंट तो कर लिया, लेकिन आजमगढ़ के विकास की गति को तेजी नहीं दे पाए, जबकि उन पर भारत का भविष्य और समाज का चरित्र निर्भर कर रहा था और वो बड़ी उम्मीदों की नज़र से उनसे देख रहा था। ये सब आजमगढ़ को इन 75 सालों में 60 साल की कांग्रेसी हुकूमत का अनुभव आदरणीय चंद्रपाल सिंह यादव जी के जुबान से सुनेंगे और समझेंगे। ये कलेक्ट्रेट आजमगढ़ का एरिया है। यहाँ पर पतिराम यादव जी की शॉप है, सादा प्रिंटर। सादा प्रिंटर पर हम पतिराम जी से मिले। अब उन्हीं के एक मित्र हैं, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। ये उनसे भी एक छोटा सा इंटरव्यू है कि आज की जो राजनीति है वो किस तरह करवट ले रही है। कांग्रेस या प्रियंका जी क्या कर रही है, प्रियंका जी का जो अप्रोच है वो राजनीति को किस दिशा में ले जा रहा है। तो राजनीति को और कांग्रेस के जीवन पर जो एक प्रश्न लगा है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका रही है, या वो खत्म हो रही भूमिका जो थी, क्या वो रिवाइव होगी, वो जानने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में और समाजवाद की धरती आजमगढ़ में क्या चल रहा है। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं चंद्रपाल सिंह यादव कांग्रेस पार्टी के मंडल का प्रवक्ता रहा हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ और आजकल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हूँ। मेरा मानना है कि आज हिंदुस्तान का निर्माण या हिंदुस्तान की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का योगदान सर्वोपरि रहा। कांग्रेस की स्थापना ही ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ हुआ था और धीरे धीरे हम देश की आज़ादी के आंदोलन में बढ़ते रहे और आंदोलित लोगों को इकट्ठा कर महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को आज़ाद कराया गया। चलिए सर, वो तो हिस्ट्री है, लेकिन आज वर्तमान की राजनीति में क्या? वर्तमान की राजनीति में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पहले लोग अपने कैरियर को छोड़ के राजनीति करते थे। हाँ। आज राजनीति कैरियर बनाने के लिए की जा रही है। बेसिक फर्क भी ये हुआ है। अच्छा। और इसका नुकसान पूरे देश को हुआ है। और देखिए, ये हमारे बहुत ही बुजुर्ग, बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और आजमगढ़ की एक एक खुशबू से यहाँ की अच्छाई और बुराई दोनों से वाकिफ है और सामाजिक परिवर्तनों को बहुत ही बारीकी से नोटिस करते हैं। अब जिस तरह से राजनीतिक स्तर का जो चरित्र है, हनन हुआ है, उसका चरित्र का क्वालिटी डिग्रेशन हुआ है। वो डिग्रेशन कैसे हुआ है, देखिए कैसे बता रहे हैं, बताइए सर। बहुत अच्छी बात बोली आप। पहले लोगों के अंदर देश को बनाने की भावना थी, देश को आगे बढ़ाने की सोच थी, एक इनकलाब की महसूस करते थे लोग। मतलब वो अंदर से आत्मिक तौर से अपने अपने करियर को छोड़ के वकील हों, चाहे बड़े बड़े IAS सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष रहे, ये लोग रहे, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वकालत छोड़ के राजनीति में आए और देश को बनाने का काम किया। आज लोग राजनीति में आ रहे हैं अपने को बनाने के लिए। ये बेसिक फर्क हो गया। अब मैं आता हूँ प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश सरकार और देश की सरकारों पर। हाँ, जो वर्तमान में क्या चल रहा है।
सबसे बड़ा अफसोस आम जनता में एक चीज़ का है कि जब देश के अंदर मोदी 14 में आए तो उन्होंने एक वादा किया था कि हम विदेशी धन को वापस लाएंगे, काले धन को उजागर करेंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, 2 लाख लोगों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में जाएगा। और वो दाहिने हाथ में इनका ये घोषणा पत्र था और चुनाव के बाद उन्होंने बाएं हाथ दिखाया जिसके अंदर पीछे की राजनीति थी और उससे देखने को मिला 370 की बात करते हैं, मंदिर बनाने की बात करते हैं। तो ये उनकी एक दिखावटी राजनीति दूसरी थी जो आम जनता के लिए थी और काम उन्होंने किया केवल आरएसएस के दृष्टिकोण और विचारधाराओं को। उन्होंने देश के बांटने का काम किया और आज देश के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था निरंतर बढ़ रही है। पूरे देश के अंदर 1% लोग पूंजीपति हैं और बाकी 99% लोग गरीबी रेखा के नीचे की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। देश का विकास नहीं हो रहा है। बड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि देश के अंदर जो बड़ी सड़कों को दिखाया जा रहा है ये प्राइवेट सेक्टर बना रही है, ना कि सरकार बना रही है। और इसको लोग मान रहे हैं कि हम बना रहे हैं, रोज अखबारों में इसका प्रचार किया जा रहा है। बिल्कुल करोड़ों रुपए नुकसान हो रहे हैं। और इन्होंने केवल लोगों की इंक्रीमेंट को लेके, लोगों की तनख्वाह को लेके, लोगों की इनकम को लेकर कोरोना के नाम पे इकट्ठा किया और उन्होंने कोरोना के लिए कोई व्यवस्था न करके केवल लोगों को मुफ्त में, गरीब लोगों को अनाज बांट करके वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। वो भी राजनीति के अंत के दौर में, जब 6 महीने 3 महीने चुनाव है तब। और वही अभी से बता दिया कि मार्च तक यानी चुनाव तक उसको मुफ्त देंगे। उसके बाद वो मरे चाहे जिए, से नहीं फर्क पड़ता। सबसे बड़ी हिंदुस्तान के अंदर दिक्कत है, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कि रोजगार की स्थिति बड़ी भयावह, बड़ी विकराल होती जा रही है। आज हम पुनः फिर जब हम शुरू करते हैं मंजन करना, तब से जीएसटी देना शुरू करते हैं। सारा दिन दवा खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, जीएसटी देते देते रात में हम सो जाते हैं। तो जैसे अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार में लगान को लेकर के आंदोलन हुआ था किसानों का, आज चाहे किसानों चाहे मजदूरों का सवाल फिर आज करों के सवाल को लेकर, लगान के सवाल को लेकर जो शोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है आम लोगों का, उसके खिलाफ लोगों को बोलना चाहिए और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर देखना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की हम बात करते हैं। तो अभी आप ये बताइए कि आप मतलब थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये जानना चाहूँगा कि आजमगढ़ में क्या चल रहा है। आजमगढ़ में कांग्रेस, सपा, बसपा में क्या स्थिति है? आप तो कांग्रेस से हैं। हाँ, कांग्रेस से हैं। तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी और क्या आपको लगता है कि विपक्ष भाजपा को डिफीट करने के लिए? देखिए, बात सही है कि हिंदुस्तान के आवाम के अंदर गांधी बसते हैं दिलों में। अब आज कांग्रेस उनके मन से निकली नहीं है, परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं। जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, जीतने हराने की राजनीति हो रही है। और जब जीतने हराने की राजनीति होगी, नकारात्मक वोटिंग होगी, ऐसी स्थिति में जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला है, कार्य में वोट के आधार हो सकता है कम हो, लेकिन लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाने में प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का संघर्ष ने, कांग्रेस पार्टी के संघर्ष ने एक लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया है। और आने वाले भविष्य में निश्चित तौर पर एक नया इनकलाब, एक परिवर्तन, एक तब्दीली दिखाई पड़ेगी। मैं वर्तमान में हो सकता है उतना असर न पड़े, आने वाले दिनों में अस्थायी रूप से परिवर्तन की बात जब आएगी, हिंदुस्तान को संवारने की बात आएगी, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात आएगी। आज सुषमा स्वराज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में जब गई थी तो उन्होंने जो भाषण दिया था उसको अगर बीजेपी के लोग देखें तो देखेंगे कि 99% उन्होंने जो बात कही थी, कांग्रेस ने जो विकास किया था उसी की चर्चा उन्होंने किया था। वो नहीं बता सके थे कि मोदी सरकार आने के बाद हमने क्या किया। उन्होंने चर्चा किया था पुराने रेल लाइनों का, पुराने सिंचाई व्यवस्था का, पुराने हमारे जो बांध बने थे उसकी परियोजनाओं का, पंचवर्षीय योजनाओं का, आईटी का जो विकास कांग्रेस ने किया था उसी को दोहराने का काम सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के करने का काम किया था। नया काम हमारे ख्याल से सड़क बनाना, जो प्राइवेट सेक्टर बना रही है,
जिसमें टोल प्लाजा के तौर से जनता से टैक्स लिया जाएगा। एक बार हम टैक्स देते हैं आरटीओ ऑफिस में और वही फिर दोबारा हम टैक्स देंगे सड़क पे चलने का टोल प्लाजा पे। यानी हम सड़क पे चलने के लिए 2 टैक्स देंगे, एक सरकारी सड़क पे चलने के लिए अलग और प्राइवेट सेक्टर पे हाईवे पे जो 4 लेन बन रही है उसके के लिए ये अलग। तो कांग्रेस ने भी बनाया है ना रोड टैक्स, तो ये जो है हर सरकारें करती रही हैं। नहीं, इसलिए- जब ये टोल प्लाजा बनेगा तो कांग्रेस बनाए चाहे भाजपा बनाए चाहे सपा बनाए, टोल प्लाजा तो उसका टैक्स तो लगेगा ही। नहीं तो इसलिए हम उसको पे- क्या आप रिलीफ आपकी सरकार देने वाली है? यदि आपकी सरकार बनती तो आप क्या करते? हमारी सरकार मध्य प्रदेश में थी, हमारी सरकार राजस्थान में है। टोल प्लाजा वहाँ लगता है 30 से 35 रुपये। अच्छा, अगर यही टोल प्लाजा 400-500 की जगह पर 100 रुपया लगता है, अगर हमसे 25 रुपया लिया जाए, ज्यादा दिनों तक दिया जाए तो हमको खलेगा नहीं। हमको एक बार लखनऊ अप डाउन करने में हमको आप चंद्रपाल जी का कहना ये है कि जो बीजेपी जो गवर्न सरकारें हैं टोल प्लाजा के नाम पर भी एक लूट मचा रही है। जहां 25 और 30-35 रुपए का टोल प्लाजा टैक्स दूसरी सरकारें, विपक्ष की सरकारें जहां चल रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा की सरकारें हैं उसके कई गुना रेट पर टोल प्लाजा टैक्स वसूल करती हैं और जनता के ऊपर भार बढ़ा रही है, महंगाई को बढ़ा रही है। जैसा और क्या सोचते हैं? एक चीज और मैं बता दूं, आपने कहा कि सभी सरकारें करती हैं। चतुर्भुज योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुई थी और इस सरकार को जो आने वाली सरकारें चाहे जो भी आई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आई नहीं, ये 4 लेन को मुख्य विकास का काम माना जा रहा है, जबकि मैं इसको मानता हूं कि ये हाथी का दिखाने वाला दांत है। असली विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ 4 लेन बनाई जा रही है तो लोगों को मुआवजा मिल रहा है और गांव में जब सड़कें बनाई जाती हैं तो वहाँ पे कोई मुआवजा नहीं मिलता जब गरीब किसानों का किया जाता है। तो इस तरह से ये जो नहीं सर, विकास ये तो हुआ कि पॉलिटिकल रिकॉर्डिंग हो गई, कि मतलब एक रिप्लाई हो गई, राजनीतिक प्रत्युत्तर हो गया, लेकिन व्यवहारिक तौर पर विकास तो बिना 4 लेन यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहला रोड होता है, और रोड तो आप कोई भी सरकार है आपको वेलकम करना पड़ेगा। यदि अमेरिका आज दुनिया की महाशक्ति है तो उसके लिए सबसे पहले रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर था। वहाँ पर जेट विमान से लेकर के उसके सारे जो कैरियर्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो रन करता है प्रॉपरली और कम समय में फास्टेस्ट डिलीवरी देता है, तो इसलिए वहाँ की सर्विसेज बेस्ट हैं। तो वो बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो हमें भी डेवलप करना पड़ेगा। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, अगर आप अमेरिका की, जब भी विदेश की हम बात करते हैं तो अमेरिका और लंदन की बात करते हैं। राइट। विदेश के हिंदुस्तान में कई हजार देश हैं पूरे दुनिया के अंदर, उसमें छोटा देश भूटान भी है जो बहुत गरीबी है, और बड़ा देश अमेरिका है। जी जी अमेरिका सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे कमजोर देश है। जी जी अमेरिका अरब कंट्री जो है विदेशों से इंजीनियर बना करके काम कर रही ये है। बात सही है। हिंदुस्तान की एक टेक्नोलॉजी, जापान की टेक्नोलॉजी, यहाँ की टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर और मजबूत है। वो पैसे से मजबूत है, उनकी जनसंख्या कम है, वो हायर करके अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम अपना बेसिक चीजों को हम डेवलप कर रहे हैं। हम वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो पूर्वांचल का यूपी का पूर्वांचल एक डेवलप होना है, जो आज 75 वर्षों में प्रॉपरली हो जाना चाहिए था 40 साल पहले, निश्चित रूप से वो कांग्रेस की कमजोरी थी, वो पॉलिटिकल कमजोरी थी। नहीं, आप मानते नहीं हैं? नहीं मानता मैं, इसलिए नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से विपक्ष की सरकारें बनने लगी है पिछले 25 साल से, हाँ 25 साल 75 साल में 25 साल माइनस कर देंगे कितना होगा सर? हाँ, तो जो उसके पहले की नहर बनी है उसके पहले बनी है। हाँ सर, मेरे कहने का मतलब, हमारे कहने का मतलब है कि जो विकास था वो और फास्टेस्ट होता तो आज उत्तर प्रदेश और भारत तो फास्टेस्ट हमने तो जो किया, हमने तो नहर बनाई, नहीं, आप नहर की सफाई तक नहीं हो पा रही है। हाँ, हमने ये बात रेलवे सही लाइन है बनाई कि आपका जो विकास, कांग्रेस को जिसको कहा जाता कि स्लो डाउन विकास किया, उसके नाम पर बीजेपी को आगे लाया गया। अब आज वही कांग्रेस कह रही है कि ठीक है, हमारी यदि स्लो डाउन प्रोग्रेस का था तो आज जो कुछ भी हमने बनाया है उसमें एडिशन कुछ भी बीजेपी ने नहीं किया, बल्कि जो कुछ कांग्रेस ने बनाया था उसे बीजेपी ने बेच दिया।
राष्ट्र की संपत्ति के नाम पर जो कुछ भी तैयार है वो निश्चित रूप से 73 सालों में कांग्रेस रिजीम के दौर ही में बना हुआ है और उसको उन संपत्तियों को बेच के ही आज की सरकार चला रही है। शायद ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारत की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में। और यहीं पर हम अपनी बात को विराम देना चाहेंगे। एक बात और कहूँगा विराम करने से पहले आप बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा कि औद्योगिक विकास होगा। उद्योग तो बिकते जा रहे हैं, चीनी मिलें बंद की जा रही हैं मैंने कह दी। और जो सड़क बनी है सड़क पहले आप मकान में सीढ़ी बनाएंगे कि पहले मकान बनाएंगे? बिल्कुल पहले आप फैक्ट्री बनाइए, विकास करिए, उद्योग बनाइए, उद्योग को जोड़िए सड़कों से। सड़क पहले बना दिया, उद्योग बाद में बनाएंगे, उसके उद्योग की कल्पना कर रहे हैं आप। उद्योग दिखाई नहीं पड़ रहा है। पेयजल योजना के अंदर हैंड पाइप राजीव गांधी के जमाने में लगा था, वो हैंड पाइप आज बंद हो गया, लगना बंद हो गया। गांव में पेय की समस्या है। गांव के छोटे लोगों के बारे में कब सोचा जा रहा है? हाँ, मतलब हाई फाई शहर आगे बढ़ रहा है, गांव पीछे जा रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। दोनों का फासला बढ़ रहा है, यही मेरा अंतिम कहना है। चलिए ठीक है मित्रों, हमने एक बहुत ही कीमती डिस्कशन किया और बहुत ही सीनियर लेवल पर। अब आपकी अगली मुलाकात किसी और से कराएंगे। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। मित्रों, बातों का विराम तो कभी भी संभव है, लेकिन राजनीतिक घोषणाओं की जो प्रक्रिया चल रही है, वाद प्रतिवाद चल रहा है, पक्ष और विपक्ष अपनी बातें रख रहा है, मगर न्याय पर चर्चा किसी की रही है। न्याय आम आदमी को कैसे मिलेगा, सत्य की पहचान एक वैचारिक अभिव्यक्ति प्रशासन का चरित्र बनेगा, ये बात पर चर्चा किसी में नहीं हो रही है। ना मीडिया कर रही, न प्रशासन सोचने को तैयार है, न शासन ऐसा कुछ करने को तैयार है। दिशा निर्देश कुंठ हो चुके हैं, वैचारिकता खत्म हो चुकी है। न्यायिक व्यवस्था की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए उच्चतम न्यायालय को खुद ही न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। शासन और प्रशासन दोनों को डांट फटकार सब कुछ लगाने को तैयार है। उच्चतम न्यायालय अपनी नैतिकता की पराकाष्ठा पर उच्चतम न्यायालय आज फिर स्थापित हो चुका है, जो पिछले 7 सालों में खत्म हुआ था। यह भारत का सौभाग्य है, उच्चतम न्यायालय जाग उठा है।